नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर बात करने वाले हैं जो हम सभी का है। उम्र का बढ़ना, शरीर का बदलना और हाँ, जीवन का आखिरी दौर। हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी है जो इस अनुभव को समझने में मदद करेगी। खासकर ये कि भाई आजकल की दवाइयों और अस्पतालों ने इसे कितना बदल दिया है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम अक्सर, आप जानते हैं, बात करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन आज की जो चिकित्सा है उसने हमें लंबा जीवन तो दिया है, पर सवाल ये है कि क्या उसने जीवन के अंतिम पड़ाव को सच में बेहतर बनाया है। हमने ये जो उम्र बढ़ना है या मरना है, इसे एक तरह की मेडिकल प्रॉब्लम बना दिया है, पर शायद हम इसे संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं भी नहीं। हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। पहले क्या होता था, ज्यादातर लोग अपने घरों में ही अपने परिवार के बीच आखिरी सांस लेते थे। लेकिन अब तो ये अनुभव ज्यादातर अस्पतालों या फिर नर्सिंग होम्स में होता है। तो ये बदलाव आया कैसे और इसका मतलब क्या है हमारे लिए? ये बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, मेडिकल ट्रेनिंग जो होती है ना, उसका पूरा जोर जीवन बचाने पर होता है। हाँ। मृत्यु को स्वीकारना या उसे संभालना ये सिखाया नहीं जाता। तो जब इलाज काम नहीं करता, जब शरीर जवाब दे देता है, डॉक्टरों को कैसा लगता है? मुझे लगता है जैसे वो हार गए, जैसे ये उनकी नाकामी है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक बोझ बन जाता है। कई युवा डॉक्टर बताते भी हैं कि उन्हें मरीजों की मृत्यु के सपने आते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने मरीज को निराश किया। और ये सिर्फ डॉक्टरों की बात नहीं है, शायद पूरे सिस्टम की सोच ही कुछ ऐसी बन गई है। पर सच तो यही है कि मौत तो आनी है, जीवन का हिस्सा है। और जिस तरह से मौत आती है वो भी तो बदल गया है ना। हाँ, बिल्कुल बदल गया है। पहले जैसे गंभीर बीमारियां ज्यादातर अचानक आती थीं, तेजी से फैलती थीं और जीवन जल्दी खत्म हो जाता था। लेकिन अब खासकर जो पुरानी बीमारियां हैं, जैसे दिल की बीमारी है, कैंसर है या सांस की तकलीफ है, इनके साथ गिरावट अक्सर धीमी होती है। कभी हालत तेजी से बिगड़ती है, फिर दवाओं से या शायद आईसीयू की मदद से थोड़ी बेहतरी आ जाती है। लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं रहती। नहीं, व्यक्ति पूरी तरह पहले जैसा नहीं हो पाता। रास्ता धीरे धीरे नीचे की तरफ ही जाता है। और एक तीसरा रास्ता भी है जो शायद अब सबसे आम होता जा रहा है कि आप लंबा जीवन जिएं और फिर धीरे धीरे शरीर कमजोर पड़ता जाए, जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि बुढ़ापा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये शरीर के धीरे धीरे घिसने जैसा है। आप यूं समझ लीजिए जैसे एक मशीन के पुर्जे वक्त के साथ घिसते हैं ना। हाँ। वैसे ही हमारे अंग भी कमजोर पड़ते जाते हैं। दांत गिरना, कम सुनाई देना, यादाश्त का कमजोर होना, यहाँ तक कि दिमाग का सिकुड़ना भी, ये सब इसका हिस्सा है। हमारे शरीर में बैकअप सिस्टम होते हैं, जैसे 2 किडनी है, मगर एक वक्त आता है जब ये बैकअप भी जवाब देने लगते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हमारी उम्र कितनी लंबी होगी, इसमें जेनेटिक्स का रोल सिर्फ 3% के आसपास ही है। ज्यादातर ये धीमी गिरावट ही है। लेकिन हमारी जो मेडिकल व्यवस्था है वो इस धीमी गिरावट से निपटने में अक्सर कह सकते हैं कच्ची साबित होती है। उसका ध्यान अब भी इलाज करने पर है, संभालने पर उतना नहीं। यहीं पर शायद वृद्ध चिकित्सा यानी जेरियाट्रिक्स की भूमिका आती है। बिल्कुल। जेरियाट्रिक्स का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। वो सिर्फ बीमारी नहीं देखते, वो पूरे इंसान को देखते हैं। उनकी जीवन की गुणवत्ता कैसी है, उनकी आज़ादी कितनी बची है, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें क्या हैं। वो जीन गैब्रियल्स की कहानी है ना, उनकी डॉक्टर ने उनकी पीठ दर्द या फेफड़ों की गांठ से ज़्यादा किस पर ध्यान दिया? उनके पैरों पर, उनके खान-पान पर। अच्छा, पैरों पर? हाँ, क्या वो ठीक से चल पाती हैं, क्या वो अपना खाना बना पाती हैं, क्या उनके नाखून कटे हैं, इसका मतलब है वो झुक सकती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें। हाँ, ये उनकी आज़ादी बनाए रखने में मदद करती हैं। बिल्कुल। वाह, ये तो बिल्कुल अलग सोच है। बड़ी बीमारियों के बजाय रोजमर्रा की चीजों पर ध्यान देना। लेकिन क्या होता है जब इन छोटी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसे वो एलिस हॉब्सन के मामले में हुआ था? हाँ, एलिस की कहानी काफी दुखद है। वो गिरने लगी थीं, उन्हें गाड़ी चलाने में दिक्कत होने लगी, पैसों के मामले में वो धोखा खा गईं। ये सब संकेत थे कि उन्हें मदद की जरूरत है। लेकिन किसी ने इन संकेतों को जोड़कर नहीं देखा। किसी ने ये नहीं समझा कि भाई उनकी स्वतंत्रता कैसे बनाए रखी जाए। और नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपना घर छोड़कर नर्सिंग होम जाना पड़ा, जो वो कभी नहीं चाहती थीं। और देखिए, विडंबना यह है कि मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन ने साफ दिखाया था कि जेरियाट्रिक देखभाल से बुजुर्गों में विकलांगता और डिप्रेशन का खतरा कम होता है। फिर भी कई अस्पताल आर्थिक दबाव के चलते अपने जेरियाट्रिक विभाग बंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों भला? क्योंकि ये देखभाल इसमें वक्त लगता है, पैसा लगता है,
और बीमा कंपनियां इसे पूरी तरह कवर नहीं करते। हम नई चमचमाती मेडिकल तकनीकों पर तो अरबों खर्च करने को तैयार हैं, हाँ वो तो है। लेकिन बुजुर्गों की देखभाल पर, उनकी जीवन की गुणवत्ता सुधारने वाले इस जरूरी काम पर पैसा लगाना हमें महंगा लगता है। ये हमारी प्राथमिकताएं दिखाता है ना। हाँ, ये हमें उस डर पर लाता है जो शायद मौत से भी बड़ा होता है कई लोगों के लिए। अपनी आज़ादी खोने का डर, दूसरों पर निर्भर हो जाने का डर, अपनी पहचान खोने का डर। आपने अपने दादाजी सीताराम गावंडे का जिक्र किया था। उनका बुढ़ापा भारत में पारंपरिक तरीके से बीता। हाँ, मेरे दादाजी 110 साल जिए। वो परिवार के मुखिया थे, उनका बहुत सम्मान था। घर के हर बड़े फैसले में उनकी राय ली जाती थी। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी पूरे परिवार ने उठाई। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, भारत में भी। बच्चे पढ़ लिख कर दूर जा रहे हैं, परिवार छोटे हो रहे हैं, बुजुर्ग अक्सर अकेले रह जाते हैं। अब वो दूर से अपनापन, मतलब इंटीमेसी एट अ डिस्टेंस वाला दौर आ गया है। बच्चे और माता पिता अलग अलग रहते हैं। और जब घर पर देखभाल संभव नहीं होती तो विकल्प होता है संस्थान, यानी नर्सिंग होम। लेकिन नर्सिंग होम बने कैसे थे? क्या ये वाकई बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रख के बनाए गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानना काफी चौंकाने वाला है कि नर्सिंग होम असल में अस्पतालों के बिस्तर खाली करने के लिए बनाए गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब एंटीबायोटिक्स और नई सर्जरीज आईं, तो अस्पताल इलाज की मुख्य जगह बन गए। पहले वो ज्यादातर गरीबों या मरणासन लोगों के लिए होते थे। अच्छा। जब अस्पतालों में बुजुर्ग मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी, जिन्हें लंबी देखभाल की जरूरत थी, तो सरकार ने नर्सिंग होम बनाने के लिए पैसा दिया ताकि अस्पताल गंभीर मरीजों का इलाज कर सकें। इनका मॉडल अस्पताल जैसा ही था, सुरक्षा, नियम, दिनचर्या। घर जैसा माहौल या व्यक्तिगत पसंद नापसंद की कोई जगह नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसीलिए शायद एलिस हॉब्सन जैसी बुजुर्ग वहां दुखी महसूस करती थी, कहती थी ये घर जैसा नहीं लगता। बिल्कुल। और वो हैरी ट्रूमन की कहानी भी याद आती है, जिसने ज्वालामुखी फटने के खतरे के बावजूद अपना घर नहीं छोड़ा था। घर और अपनी मर्जी से जीने की इच्छा कितनी गहरी होती है। बहुत गहरी। नर्सिंग होम में आप सोचिए, खाने जैसी छोटी सी बात पर भी झगड़े हो जाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो नियंत्रण का प्रतीक बन जाती है। जब आपसे आपकी हर छोटी बड़ी पसंद छीन ली जाए, तो आप किसी न किसी तरह से तो विरोध करेंगे ही, भले ही वो छुपकर मीठा खाना क्यों ना हो। तो अगर नर्सिंग होम सही जगह नहीं है और घर पर देखभाल हमेशा संभव नहीं होती, जैसे लू सैंडर्स की बेटी शैली ने महसूस किया जब उनके पिता उनके साथ रहने आए, वो अनुभव उनके लिए बहुत भारी पड़ गया था, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर असिस्टेड लिविंग का विचार सामने आया। कैरन ब्राउन विल्सन नाम की एक महिला ने अपनी मां के नर्सिंग होम के बुरे अनुभव से प्रेरणा लेकर इसे शुरू किया। उनकी मां को अपनी प्राइवेसी चाहिए थी, दरवाजे पर ताला चाहिए था, अपना पालतू जानवर रखने की आजादी चाहिए थी। तो कैरन ने ऐसे घर बनाए जहां बुजुर्ग अपने अपार्टमेंट में रह सकते थे, अपनी मर्जी से जी सकते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद उपलब्ध थी। लक्ष्य था सुरक्षा से ज्यादा जीवन की गुणवत्ता और स्वायत्तता। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक तरह का बीच का रास्ता। लेकिन क्या ये हमेशा सफल रहा? लू सैंडर्स को बाद में एक असिस्टेड लिविंग में रहना पड़ा था और उनका अनुभव तो अच्छा नहीं था। हाँ, दुख की बात है कि कई जगहों पर असिस्टेड लिविंग का जो मूल विचार था वो खो गया। सुरक्षा के नियम और बच्चों की चिंताएं कि भाई हमारे माता पिता सुरक्षित रहें, वो फिर से बुजुर्गों की इच्छाओं पर हावी होने लगी। लू सैंडर्स को वहां अकेलापन लगा, उनकी रुचियों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन उम्मीद की किरणें भी हैं। आपने बिल थॉमस नाम के एक डॉक्टर का जिक्र किया था, जिन्होंने न्यूयॉर्क के एक नर्सिंग होम में कुछ बहुत ही अनोखा किया। हाँ, बिल थॉमस। उन्होंने महसूस किया कि नर्सिंग होम के निवासी 3 महामारियों से ग्रस्त थे: बोरियत, अकेलापन और लाचारी। बोर्डम, लोनलीनेस, हेल्पलेसनेस। उनका जीवन पूरी तरह संस्थागत हो गया था, उसमें कोई सहजता, कोई जीवन नहीं बचा था। तो उनका इलाज क्या था? कोई नई दवा, कोई थेरेपी? नहीं, उनका इलाज था जीवन। उन्होंने उस नर्सिंग होम को सचमुच जिंदा कर दिया। वो वहां पौधे लाए, ढेर सारे जानवर लाए, कुत्ते, बिल्लियां, 100 से ज्यादा पक्षी, यहां तक कि मुर्गियां और खरगोश भी। और स्कूल के बच्चों को भी वहां लाया गया। क्या नर्सिंग होम में इतने सारे जानवर और बच्चे? ये तो बिल्कुल पागलोपन लगता है। स्टाफ ने क्या कहा होगा? स्टाफ हैरान था, डरा हुआ था। उन्हें लगा गंदगी फैलेगी, इन्फेक्शन होगा, काम बढ़ जाएगा। बहुत विरोध हुआ, लेकिन बिल थॉमस अड़े रहे। और नतीजे? वो कमाल के थे। नींद और चिंता की दवाइयों का इस्तेमाल आधा हो गया, मौतों की दर 15% कम हो गई। पर सबसे बड़ी बात, लोगों में जीने की इच्छा लौट आई। वो बुजुर्ग जो महीनों से बिस्तर पर पड़े रहते थे,
वो कुत्तों को घुमाने की जिम्मेदारी लेने लगे, बच्चों के साथ खेलने लगे। अरे वाह, एक मरीज तो इतना सुधर गया कि वापस अपने घर चला गया। ये तो अद्भुत है। ये बात मुझे हार्वर्ड के दार्शनिक जोशिया रॉयस की उस बात से जोड़ती है कि इंसान को जीने के लिए खुद से बड़े किसी मकसद की जरूरत होती है। उन जानवरों, पौधों, बच्चों की देखभाल करना उन निवासियों के लिए एक मकसद बन गया। बिल्कुल, ये सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं है, बल्कि किसी चीज के प्रति वफादार होना है, किसी उद्देश्य से जुड़ना है। और इसी सोच पर अब नए मॉडल बन रहे हैं, जैसे ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट्स। ये छोटे घर जैसे माहौल होते हैं जहां 10-12 बुजुर्ग साथ रहते हैं। देखभाल करने वाले स्टाफ, जिन्हें शाबाज कहा जाता है, वो सिर्फ दवा देने या नहलाने वाले नहीं होते, वो उनके साथी जैसे होते हैं। साथ में खाना बनाते हैं, बातें करते हैं। अच्छा, लू सैंडर्स को आखिरकार ऐसी ही एक जगह मिली जहां वो अपनी शर्तों पर जी सकें। देर तक सोना, राजनीति पर बहस करना, इंटरनेट पर घूमना फिरना। ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी मुद्दे पर लाती हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव के बारे में, वो मुश्किल बातचीत। अक्सर डॉक्टर और मरीज, यहाँ तक कि परिवार वाले भी इस बातचीत से कतराते हैं। वो सारा मोनोपोली की कहानी याद है? एक युवा माँ जिन्हें फेफड़ों का कैंसर था। हाँ, सारा की कहानी दिल दहलाने वाली है। 34 साल की उम्र, गर्भवती, और पता चला कि उन्हें स्टेज 4 फेफड़ों का कैंसर है। अंत तक उन पर आक्रामक इलाज चलते रहे, एक के बाद एक कीमोथेरेपी, रेडिएशन, प्रायोगिक दवाएं। शायद इस सब का उन्हें फायदा कम हुआ और तकलीफ ज्यादा हुई। वो घर पर मरना चाहती थी, लेकिन उनकी मृत्यु अस्पताल के आईसीयू में हुई। क्या किसी ने उनसे पूछा था कि उनके लिए सबसे जरूरी क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं? शायद नहीं, यही तो मुश्किल है। और शोध भी यही बताते हैं कि जब ये मुश्किल बातचीत होती है, जब मरीजों से उनकी प्राथमिकताओं, उनके डर, उनकी उम्मीदों के बारे में खुलकर पूछा जाता है, तो नतीजे बेहतर होते हैं। बिल्कुल। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल का एक अध्ययन था, उसमें पाया गया कि जिन फेफड़ों के कैंसर मरीजों ने पैलिएटिव केयर यानी दर्द और लक्षणों को कम करने पर केंद्रित देखभाल जल्दी शुरू की, हाँ, वो न सिर्फ बेहतर महसूस करते थे, बल्कि औसतन ज्यादा लंबा जिए। और ला क्रॉस, विस्कॉन्सिन शहर का उदाहरण भी है। वहां एडवांस केयर प्लानिंग पर जोर देने से अस्पताल में भर्ती होने की दर कम हुई और ज्यादातर लोगों की मृत्यु शांति से, उनकी इच्छा अनुसार हुई। लेकिन ये बातचीत आसान नहीं है। जैसा डॉक्टर सुजन ब्लॉक कहती हैं, इसके लिए हुनर चाहिए। ये सिर्फ ये पूछना नहीं है कि भाई वेंटिलेटर चाहिए या नहीं। ये मरीज की चिंताओं को समझना है, मौत का डर, दर्द का डर, अपनों पर बोझ बनने का डर, और फिर उन्हें ये सोचने में मदद करना है कि वो अपने बचे हुए समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, वो किन चीजों के लिए समझौता करने को तैयार हैं और किन के लिए नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे अपनी एक मरीज जोएल डगलस और अपने पिता के अनुभव याद आते हैं। जोएल की आंतों में रुकावट आई, जो उनके कैंसर के फैलने का संकेत था। हमारे सामने विकल्प थे, एक बड़ी जोखिम भरी सर्जरी या सिर्फ लक्षणों को संभालना। हमने बात की। उन्होंने क्या कहा? उनकी प्राथमिकता थी कि वो कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहती, तो हमने एक छोटी प्रक्रिया की जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली और वो घर जाकर हॉस्पिस देखभाल के साथ कुछ और वक्त बिता सके। और आपके पिता, उनकी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर था। अलग अलग डॉक्टरों की अलग अलग राय थी। हाँ, एक ने तुरंत ऑपरेशन कहा, दूसरे ने इंतजार करने की सलाह दी। उन्होंने उस सर्जन को चुना जिसने सिर्फ बीमारी नहीं देखी, बल्कि मेरे पिता के डर को समझा। उनसे पूछा कि उनके लिए क्या मायने रखता है, जो कि उनकी सर्जरी करने की क्षमता बनाए रखना था। उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया और रिटायरमेंट के बाद रोटरी गवर्नर बनकर एक नया मकसद भी पाया। लेकिन जब हालत बिगड़ी, लकवा बढ़ने लगा, तो सर्जरी करवानी पड़ी। फिर रेडिएशन का मुश्किल फैसला आया, जिसके साइड इफेक्ट बहुत थे। फिर कीमोथेरेपी का विकल्प आया। हर कदम पर यही सवाल कि क्या इलाज से मिलने वाला फायदा जीवन की गुणवत्ता की कीमत पर लिया जाना चाहिए? बिल्कुल। अंत में जब कीमोथेरेपी का विकल्प आया, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने तय किया कि अब बस बहुत हो गया। हॉस्पिस केयर की मदद से वो घर आए, अपने परिवार के बीच अपनी पसंदीदा चीजें खाते हुए शांति से अपनी शर्तों पर आखिरी समय बिताया। तो इन अनुभवों से साहस का क्या मतलब निकलता है? क्या ये सिर्फ लड़ते जाना है या कुछ और? शायद नहीं। जैसे प्लेटो के संवाद में है, साहस शायद डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि डर और उम्मीद दोनों की सच्चाई को स्वीकार करना और फिर उसके हिसाब से फैसला लेना है। ये जानना कि कब लड़ना है और कब लड़ाई छोड़ देनी है।
वो मनोवैज्ञानिक डैनियल कानेमन का पीक एंड रूल यही कहता है ना कि हम किसी अनुभव को उसकी कुल अवधि से नहीं, बल्कि उसके सबसे बुरे पीक और अंतिम एंड क्षण से याद रखते हैं। अच्छा, तो हमें दोनों का ध्यान रखना होगा, आज के पल का भी और अपनी कहानी के अंत का भी। जैसे वो पियानो टीचर पेग बैचेल्डर जिन्होंने लुकीमिया होने के बाद हॉस्पिस चुना, लेकिन अंत तक घर पर बच्चों को पियानो सिखाती रहीं। उन्होंने अपनी कहानी का अंत खुद लिखा, अपनी शर्तों पर। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपने जीवन को अंत तक सार्थक बनाए रखा। तो आज की इस चर्चा से हमने यही समझा कि कैसे आधुनिक चिकित्सा ने उम्र बढ़ने और मृत्यु के अनुभव को बदल तो दिया है, इसने हमें लंबा जीवन दिया है, लेकिन शायद ये भुला दिया कि जीवन की लंबाई से ज्यादा जरूरी उसकी गुणवत्ता है, उसकी सार्थकता है। हाँ, हमने देखा कि कैसे संस्थानों का ध्यान अक्सर सुरक्षा और नियमों पर रहता है, जबकि बुजुर्गों को असल में स्वायत्तता चाहिए, रिश्ते चाहिए और जीने का कोई मकसद चाहिए। बिल थॉमस और कैरन विल्सन जैसे लोगों के काम से पता चलता है कि निर्भरता के बावजूद एक अच्छा और सार्थक जीवन बिल्कुल संभव है। और सबसे जरूरी बात, वो मुश्किल विषयों पर खुली बातचीत, चाहे वो डॉक्टर मरीज के बीच हो या परिवार में हो, ये बेहतर अंत की कुंजी हो सकती है। बिल्कुल, और ये सोचना लाजिमी है कि हम अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए जीवन का अंतिम पड़ाव कैसा चाहते हैं। क्या मौजूदा व्यवस्था हमारी जरूरतों को पूरा करती है या हमें नए रास्ते तलाशने होंगे? यह सोचना भी जरूरी है कि हमारी अपनी कहानी का अंत कैसा हो, सिर्फ चिकित्सा की नजर से नहीं बल्कि एक मानवीय नजरिए से। उम्मीद है ये चर्चा आपको भी कुछ सोचने पर मजबूर करेगी। क्या आपको ये जानकारी उपयोगी लगी? क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास पहलू पर और बात करें? हमें जरूर बताएं कि हम इसे आपके लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपकी राय हमारी ये जरूरी है। अगली बार फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।